हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं कराने वाली हूँ उत्तराखंड में गोरखा शासन और नेपाल साम्राज्य की स्थापना से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। 18वीं सदी 18वीं सेंचुरी 18th सेंचुरी में नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में बटा हुआ था, जिन्हें चौबीसी कहा जाता था। नेपाल में नेवार जाति का निवास था, जिनके नाम पर नेपाल का नामकरण माना जाता है। 24 रियासतों में से एक रियासत पर नरभूपाल शाह राज करता था। उसके बाद नेपाल एकीकरण का कार्य पृथ्वी नारायण शाह ने 1742 और 1775 के बीच में किया। पृथ्वी नारायण का बेटा प्रताप शाह ने 1775 से 78 में राज किया था। ठीक है, इतने साल 1778 में प्रताप शाह का अल्पवयस्क पुत्र रण बहादुर शाह शासक बनता है, जिसकी संरक्षिका रानी इंद्रलक्ष्मी थी। रण बहादुर शाह 1778 ईस्वी से 1804 तक नेपाल का राजा रहा। 1790 में रण बहादुर शाह केवल 15 वर्ष तक का था। जब वो केवल 15 वर्ष का था, उसका संरक्षक उसके चाचा चौतरिया बहादुर शाह था। अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? रण बहादुर शाह। 1804 ईस्वी के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह था, जिसके बाद रण बहादुर शाह ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था। कुमाऊं में गोरखा शासन का समय अगर यहाँ पर बात करते हैं, जनवरी 1790 में गोरखों ने क्या करा था? अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया और सुरवीर थापा काजी जगतजीत पांडे के नेतृत्व में कुमाऊं पर अटैक किया। कुमाऊं पर गोरखों ने दोनों ओर से क्या करा था? आक्रमण, जिसमें काली नदी पार करसोर क्षेत्र से और दूसरी सेना ने बिसुंग होते हुए अल्मोड़ा पर अटैक किया। प्रारंभ में महेंद्र चंद की सेना ने अमर सिंह थापा की फौज को शिकस्त देते हुए उन्हें कुमाऊं की ओर लौटने पर मजबूर किया था। 1790 को हवालबाग में महेंद्र चंद व गोरखाओं के बीच साधारण युद्ध में महेंद्र चंद क्या हो जाते हैं? पराजित। और गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने दिया था। कुमाऊं पर गोरखों ने 1790 से 1815 तक 25 वर्ष शासन किया। कुमाऊं जीतने के बाद गोरखाओं ने गढ़वाल पर 1791 में अटैक किया, लेकिन तब नहीं जीत पाए थे। कुमाऊं में गोरखा सूबेदार की अगर बात करते हैं तो कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम सूबेदार या सूबा जोगा मल्ल शाह, जो 1791 से 92 तक अपॉइंट किया था। कुमाऊं का दूसरा सूबा काजी नरशाही को बनाया गया, जिसके समय मंगलवार रात्रि कांड हुआ था, जिसके लिए आज भी यहाँ प्रचलित कहावत मंगल की रात और नरशाही का पाला है। कुमाऊं में तीसरा गोरखा सूबेदार अजब सिंह ख्वास को बनाया गया, जिसके समय अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार हुआ। चौथा सूबा जो है वो अमर सिंह थापा और पांचवा सूबा प्रबल राणा को बनाया गया था। छठा सूबा बमशाह 1797 से 99 तक बनाया गया, जिनसे ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर लगाया था। इसी ने सूबा जो आपका बमशाह था। सातवां सूबा एक बार फिर से अजब सिंह ख्वास को बनाया गया था, जिसका कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो। आठवां सूबा धोकल सिंह बसनियात को बनाया गया था। 1802 ईस्वी में धोकल सिंह की जगह सेनापति रुद्रवीर शाह को सूबा बनाया गया, जिसने टनक कर नामक एक नया कर लगाया था। 1803 में कुमाऊं का सूबा काजी गजशेखर पांडे था। 1806 ईस्वी में सूबेदार ऋतुराज थापा को किसी कारण में दोषी ठहराने के बाद डोटी में फांसी दी गई, जिसके बाद चौतरिया बड़ा बमशाह को सूबेदार बनाया गया, जो 1815 तक सूबा बना रहा। 1815 ईस्वी में कुमाऊं का सूबेदार फ्रेजर साहब सूबेदार को बनाया जाता है। जोगामल्ल शाह का बंदोबस्त। जोगामल्ल शाह ने कुमाऊं में अपना पहला भूमि बंदोबस्त कराया। प्रत्येक बालिग व्यक्ति से 1 रुपये मांगा राजकर पोल टैक्स लिया जाता था। जोगामल शाह ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स निर्धारित किया, जिसे बीसी नाम से जाना जाता था। जोगमल ने दफ्तर के खर्चे के लिए प्रत्येक गांव पर सुआंग दस्तूर नामक कर राजकर लगाया एवं घुरही पिछही नाम से 2 रुपये सालाना जो है फीस पर मवासे ठहराए थे। गढ़वाल में गोरखा शासन की बात करते हैं तो गोरखों ने 1791 में लंगूर गढ़ के किले को घेर डाला था।
1792 में लंगूरगढ़ की संधि के तहत प्रद्युमन शाह ने कुछ राशि नेपाली दरबार में देना स्वीकार किया। उत्तराखंड में गोरखा शासन को गोरख्याली कहा जाता है। 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया जो हैं, इनके नेतृत्व में गोरखों ने आपदाग्रस्त, क्योंकि आपदा थी उस समय, तो वहाँ पर अटैक किया। लंढौर रियासत के गुर्जर शासक रायदयाल की सहायता से प्रद्युमन शाह ने 12,000 सैनिकों की सेना के साथ 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा में भाग लिया, जिसमें वो शहीद हो जाते हैं। और 1804 में अमर सिंह थापा और उसके बेटे रणजोर थापा ने गढ़वाल कुमाऊं का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। मतलब कुमाऊं में तो इन्होंने 1790 में कराई था, फिर 1804 से गढ़वाल पर भी इनका कब्जा हो जाता है। गढ़वाल पर गोरखाओं ने 1804 से 1815 10.5 वर्ष तक यहाँ पे शासन किया और कुमाऊं में 25 वर्ष। हस्तीदल शाह ने गढ़वाल में गोरखा प्रशासक के रूप में काम किया। गोरखा कालीन कुछ शब्दावली हैं, जैसे कठुआ ब्राह्मण दास को कहते थे, विचारी न्यायाधीश होता था, जागरिया या जागचा कार्यरत सैनिक, दसाई दशहरा, ढकरिया 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त सैनिकों को, ठाकुरिया पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारियों को, कामी शिल्पकर्मियों को बोला जाता था, और नाई नाई को बोलते थे। ठीक है, और सुनार सुनवार हो जाएगा, सुनार सुनवार। गोरखा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था। गोरखा प्रशासन फौजी शासन था जो सूबेदार के अधीन था। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार खुकरी, जिसका प्रयोग प्रमुख केंद्र गढ़ी नामक का नगर था। खुकरिया बनाकर गोरखा सैनिकों को नेवार जाति के लोहार देते थे। गोरखाओं ने गढ़वाल कुमाऊं में घरों के छतों पर महिलाओं की चढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। गोरखा शासन में न्याय और मुकदमों का कार्य देखने वाले अधिकारी को विचारी कहा जाता था। गोरखा शासन में न्याय सुनवाई से पहले वाद प्रतिवादी से महाभारत या हरिवंश की कसम कराई जाती थी। सच व झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य नामक अग्नि परीक्षा कराई जाती थी। दिव्य निम्नलिखित 3 प्रकार की होती थी, जिसमें आपका आता है गोलाद्वी प्रथा। इसमें लोहे का गरम डंडा हाथ में रखकर कुछ दूरी तक चलना पड़ता था। जो नियत दूरी तय नहीं कर पाता था उसे दोषी। अब एक बात बताओ भाई, किसी के हाथ में गरम लोहे का डंडा अगर पकड़, क्या वो जलेगा नहीं? क्या वो उन चीज़ों को सहन कर पाता था? तो वो उनको ऐसा लगता था कि भाई नहीं, अगर उसने सहन कर लिया तो वो मतलब दोषी नहीं है, और बीच में अगर रुक जाता है तो वो दोषी है। कढ़ाई द्वीप प्रथा। खौलती कढ़ाई में उबलते तेल में दोषी का हाथ, भाई किसका नहीं जलेगा? जलने की स्थिति में उसे दोषी ठहराया जाता था। तराजू द्वीप प्रथा में अपराधी को तराजू में पत्थरों से तोला जाता था, जिन्हें शाम के समय अलग स्थान में रखा जाता था, और दूसरे दिन उसी व्यक्ति को पुनः तोलने पर यदि वजन अधिक हो तो निर्दोष और हल्का। अरे भाई अलग जगह पे रखोगे तो भाई हो जाता है ना, वेट तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये इनका क्या था, न्याय की व्यवस्था थी। गोरखा शासन में समाज और स्थापत्य की बात करते हैं तो गोरखा लोग गाय व ब्राह्मणों को बहुत मानते थे, लेकिन कुछ ही ब्राह्मणों को मानते थे, जिनमें प्रमुख पांडे और उपाध्याय थे। गोरखों को सुअर का मांस व मदिरा प्रिय था। राई, गरुड़, लिंबू, थापा, गुरुंग, ये जो हैं गोरखा समाज के अंग थे। गरुड़ जाति के गोरखे मोस्टा को अपना इष्ट देवता मानते थे। गोरखा की राजभाषा गोरख्याली और समूचा साहित्य नेवारी भाषा में मिलता है एवं खशकुरी भाषा बोली जाती थी। गोरखाओं का प्रिय त्यौहार दसाई दशहरा, ये शक्ति देवी का त्यौहार है। इस दिन वे अपने हथियारों की पूजा करते थे। गोरखाओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर आदि जगहों के तीर्थ यात्रियों के लिए सदाव्रत लगाए, और देहरादून में गुरुराम के महंत हरि सेवक के सदाव्रत के लिए चुना गया। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1796 में सूबेदार महावीर थापा ने कराया। 1797 में रणबहादुर शाह की पत्नी कांति देवी ने सतौनी परगने के कुछ गांवों को केदारनाथ मंदिर में सदाव्रत चलाने के लिए दान दिया था। रणबहादुर शाह ने कोटली परगने के ग्रामों को बद्रीनाथ यात्रियों की सदाव्रत चलाने के लिए दान में दिया। रैपर ने 1808 ईस्वी से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किया था। गोरखाओं के समय जो टैक्स लिए जाते थे, ठीक है, गोरखाओं के समय महत्वपूर्ण कर व्यवस्था। गोरखाओं ने चंदों के समय आपने देखा था 36 रकम 32 कलम जो था वो टैक्स वाला सिस्टम चलाया जाता था। तो उनके कुछ करों को तो बहाल रखा, कुछ को तात्कालिक कारणों को ध्यान में रखकर नए कर लगाए, मतलब उन्होंने इसको समाप्त किया, उन्मूलन किया था 36 रकम और 32 कलम का। गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर खुसही नामक कर लगाया।
ये कर 260 नाली या 13 जूलिया तक जमीन हथियाए हुए ब्राह्मणों पर 5 रुपये प्रति मवासा लगाया था। पोगाड़ी कर भूमि कर से लगभग 1.5 लाख सालाना आय होती थी। इस कर के माध्यम से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। टीका भेंट कर शादी व विवाह के समय लिया जाता था। मांगा कर प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये लिया जाता था और मांगा कर को तात्कालिक कर के रूप में युद्ध के समय भी वसूला जाता था। टांड या तान कर हिंदू व भोटिया जो बुनकर थे उनसे लिया जाता था। तिमारी सैनिकों को देय वेतन होता था, जिसके तहत फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। सलामी एक प्रकार का नजराना होता था। मिजारी कर शिल्पकर्मी और जागरी ब्राह्मणों से लिया जाता था। मौकर प्रति परिवार पर लगने वाला 2 रुपये कर, जिसे चंद राजाओं ने भी लगाया था। इस कर को घरही पिछही भी कहा जाता था। सायर सीमा व चुंगी कर मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। घी कर दुधारू पशुओं पर लगता था। रहता गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था। बहता कर छिपाई संपत्ति में लगने वाला टैक्स होता था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कर हैं, जैसे गोबर व पुछिया नामक कर गोरखा कालीन थे। सोनिया फागुन जो गोरखाओं के उत्सवों का खर्च होता था। दोनिया कर मेवाती और हेड़ी भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाता था। राज कर्मचारियों की जानकारी लेने के लिए जानिया सुनिया कर देना पड़ता था। पगड़ी या पगड़ी कर जमीन या जायदाद हस्तांतरण के लिए एकमुश्त देना पड़ता था। अधनी दफ्तरी यह कर राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। मेजबानी दस्तूर यह 2.5 आना होता था। गांव के प्रधान थोकदारों के अधीन होते थे, जिन्हें राजकर के अलावा इनको दस्तूर देना पड़ता था। गोरखा शासन में काश्तकारों से कर ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को मनोचौल कहा जाता था। कल्याण धन, केरू, बख्शीस, ऊपरी रकम आदि गोरखा कालीन कर थे। 1812 ईस्वी में नेपाल ने भूव्यवस्था सुधार के लिए काजी बहादुर भंडारी को भेजा, जिसने भू प्रबंधन किया था। गोरखों ने कर वसूलने के नियम बनाए, जिन्हें बली कहते थे। रण बहादुर चंद्रिका की रचना कवि मौलाराम ने की, जिसके लिए नेपाल सरकार ने उन्हें जागीरें भी दी थी। अब यहाँ पर ओंग्ल नेपाल युद्ध और तत्कालीन गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ओंग्ल नेपाल युद्ध का कारण गोरखपुर के बुटवल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी से गोरखाओं ने 200 ग्राम छीने थे। गोरखा प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया और अंग्रेजों से गोरखपुर में 200 ग्राम छीने थे। नेपाल के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए अंग्रेजों ने मेजर ब्रिट्सा को चुना था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का दूसरा नाम लॉर्ड मोयरा था, जिसने 1 नवंबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अंग्रेजों ने गोरखाओं पर आक्रमण के लिए सेना को 4 भागों में बांटा था। मेजर जनरल मार्ले बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर हमले का आदेश दिया था। मेजर जनरल JS वुड गोरखपुर में हमले के लिए आदेश दिए। मेजर जनरल जिलेप्सी देहरादून खलंगा किले पर हमले के लिए 3500 सैनिक तैनात किए। मेजर जनरल ऑक्टर लोनी सतलुज और यमुना नदी के मध्यवर्ती और गोरखा शासन की पश्चिमी सीमा के लिए। 24 अक्टूबर 1814 ईस्वी में ब्रिटिश सेना तिमली एवं मोहनखंड दर्रे से दून घाटी पहुंची। देहरादून के कलुंगा किले व नालापानी किले पर सबसे पहले हमला हुआ, जहां गोरखा सैनिकों का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहा था। 31 अक्टूबर 1814 में जिलेप्सी नालापानी दुर्ग में मारा जाता है और 30 नवंबर 1814 को कलुंगा दुर्ग पर बमबारी की। कलुंगा युद्ध में जनरल जिलेस्पी के साथ साथ गोरखाओं के 420 जवान भी मारे जाते हैं। गोरखा सैनिकों में प्रमुख अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, बमसा चामू भंडारी प्रमुख थे। ब्रिटिश सेनापतियों में मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ही योग्यतम सेनापति था। गार्डनर की सहायता के लिए गार्डनर हेस्टिंग्स ने कर्नल निकोलस के साथ प्रशिक्षित सेना भी भेजी थी। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ डांडा के युद्ध में हस्तीदल चौतरिया मारा गया, जिसकी प्रशंसा कर्नल निकोलस ने करी। 25 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर अटैक किया। 27 अप्रैल 1815 में गार्डनर बमशाह के बीच संधि हुई, जिसके तहत गोरखों को कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव था।
28 अप्रैल 1815 को बमशाह व कर्नल निकोलस की मुलाकात होती है और गोरखाओं द्वारा कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव मंजूर होता है। 15 मई 1815 को मलावगढ़ की संधि अमर सिंह थापा और डॉक्टर लोनी के बीच होती है। 2 दिसंबर 1815 में गजराज मिश्र के साथ कर्नल ब्रेतशाह ने संधि की। गजराज मिश्र नेपाल नरेश रण बहादुर शाह के गुरु थे। नेपाली दरबार से संधि की पुष्टि न होने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजी सेना ने नेपाल पर चढ़ाई कर दी। तब 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को स्वीकार किया। 1814 से शुरू होता है और आपका 14 से शुरू होता है, 1814 से शुरू होता है आपका 1814 से शुरू होता है और 16 में जाकर ख़त्म होता है। तो 4 मार्च 1814 से 16 के बीच में ये पूरा बैटल चलता है। फाइनल जो होता है वो होता है 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को स्वीकार किया। संगोली नामक शहर चंपारण बिहार में है। संगोली संधि के अनुसार टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान की गई और शेष को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। नॉन रेगुलेशन प्रांत व्यवस्था 1891 में ख़त्म कर दी गई थी और 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध है ना, संयुक्त प्रांत आगरा अवध का गठन कर उत्तरांचल क्षेत्र का विलय इसी में किया गया। संगोली की संधि नेपाल सरकार ने ब्रिटिश रेजिमेंट काठमांडू में रखना एवं अंग्रेजों ने गोरखों का ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करना स्वीकार करा था। मंची एवं तिस्ता नदियों के मध्य छोटी पट्टी को सिक्किम के राजा को दे दी गई और अवध से लगे भूभाग को अवध नवाब को दिया गया। टेंकर एवं छांगरू क्षेत्र नेपाल को दिया गया। नाभी एवं कुटी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अब बात करते हैं गोरखा शासन में सेना नायक जो कि जिनके बल पर ये चला। अमर सिंह थापा नेपाल दरबार का प्रमुख पदाधिकारी जिसके अधीन हस्तीदल चौतरिया और गढ़वाल का सेनापति रणधीर सिंह बसनियात था। नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से अमर सिंह थापा को विभूषित किया गया। रणजोर सिंह थापा मौलाराम ने इसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया जो अमर सिंह थापा का बेटा था। ये कलाविदों एवं विद्वानों का अत्यधिक क्या करता था, सम्मान करता था। हस्तीदल चौतरिया की अगर बात करते हैं तो कृषकों के प्रति उदार, इसके समय हरिद्वार दासों का बिक्री का केंद्र था। सो पूछा जाता है कि किसके समय था, गोरखाओं के समय ही तो हरिद्वार दासों के बिक्री का केंद्र बना था। भैरव सिंह थापा 1808 से 11 ने नेपाल शासक द्वारा मौलाराम को मिली सनद एवं जागीरों को छीन लिया था। 1812 में मुरक्राफ्ट कुमाऊं व गणराज्य होते हुए उनकी विस्तृत जानकारी हेतु तिब्बत की यात्रा पर गए, जिनके साथ हैदर खान व हरकदेव पंडित भी थे जो तिब्बत में गोसाइयों के भेष में गए। 1815 में कैप्टन हेयरसी ने गोरखाली अफसरों के बारे में लिखा, ये चंचल, दगाबाज, विश्वासघाती, अत्यंत लालची एवं क्रूर होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा गोरखा शासन उत्तराखंड के अंतर्गत जो इसमें गिवन है वो आपको करा दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि जो भी वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।